नमस्कार दोस्तों, धवल मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम कोरोनरी आर्टरी डिजॉर्डर का एक सिम्टम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। तो हम एंजाइना पेक्टोरिस की डिफाइन और उसके डिफरेंट टाइप क्या होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। अब एंजाइना पेक्टोरिस किस वजह से डेवलप हो सकता है, उसके कॉजेज क्या होंगे और उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एंजाइना पेक्टोरिस किसी भी पर्सन में डेवलप हुआ है तो उसके साइन एंड सिम्टम कौन से आ सकते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे और उसका मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस की डिफाइन चेन। तो ये एंजाइना पेक्टोरिस का मीनिंग क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस का मीनिंग होता है स्ट्रेंगलिंग इन द चेस्ट। एंजाइना का मीनिंग होता है स्ट्रेंगलिंग और पेक्टोरिस का मीनिंग होता है चेस्ट। किसी भी अब इस स्ट्रेंगलिंग का मीनिंग क्या होगा? तो स्ट्रेंगलिंग का मीनिंग होता है किसी भी पर्सन में अचानक से उसके चेस्ट में भारीपन महसूस होता है, अचानक से उसके चेस्ट में कोई प्रेशर डाल रहा है और उसको चेस्ट में पेन होता है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? जिसको हम बोलने वाले हैं स्ट्रेंगलिंग बोलने वाले हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस का मीनिंग क्या हो गया? स्ट्रेंगलिंग इन द चेस्ट। अब एंजाइना पेक्टोरिस की डिफाइन क्या होती है? तो ये हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर है। हमारे हार्ट में एक कोरोनरी आर्टरी की स्ट्रक्चर है। अब एक कोरोनरी आर्टरी का काम क्या होता है? तो एक कोरोनरी आर्टरी जो हमारे मायोकार्डियल टिश्यू को, हमारे हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करती है और हमारा हार्ट नॉर्मल मात्रा में पंप करता है, नॉर्मल वर्क करता है। अब क्या होता है इस कोरोनरी आर्टरी में? क्या होता है इस कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस फॉर्मेशन बन जाता है। इस कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस फॉर्मेशन बन जाता है या इस कोरोनरी आर्टरी के इनर मोस्ट लेयर में फैट जमा हो जाता है। क्या होता है? फैट जमा हो जाता है। या ये कोरोनरी आर्टरी सेवियर स्पाज्म करने लगती है। तो एक कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने की वजह से, कोरोनरी आर्टरी नैरो होने की वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अब ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से पहले तो क्या था? नॉर्मल हार्ट था, नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी थी। तब क्या था? 100% ब्लड सप्लाई कर रही थी कोरोनरी आर्टरी। उसकी वजह से 100% ऑक्सीजन मिल रहा था हमारे मायोकार्डियल टिश्यू में। अब इसमें क्या हो रहा है? कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने की वजह से, कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने की वजह से हमारे कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये फैट जमा हुआ है और ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन बना है, उसकी वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अब ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से हमारी कोरोनरी मायोकार्डियल टिश्यू में ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचेगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचेगी जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? जिसको हम बोलने वाले मायोकार्डियल इस्केमिया बोलने वाले। तो मायोकार्डियल इस्केमिया क्या होता है? डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई इन मायोकार्डियल टिश्यू। हमारे मायोकार्डियल वॉल में और हमारे मायोकार्डियल टिश्यू में ऑक्सीजन की मात्रा डिक्रीज हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? मायोकार्डियल इस्केमिया बोलने वाले। मायोकार्डियल का मीनिंग होता है जो हमारी मायोकार्डियल वॉल होती है जो, और इस्केमिया का मीनिंग होता है ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से, हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से हमारे मायोकार्डियल टिश्यू में, हमारे मायोकार्डियल वॉल में ऑक्सीजन की मात्रा डिक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल से हम सोचे कि पहले तो 100% ऑक्सीजन मिल रहा था, अब ऑक्सीजन मिल रहा है 52 60% ऑक्सीजन मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं? उसको हम मायोकार्डियल इस्केमिया बोलने वाले हैं। तो मायोकार्डियल इस्केमिया होने की वजह से किसी भी पर्सन में मायोकार्डियल इस्केमिया होने की वजह से उसके चेस्ट में भारीपन महसूस होता है, उसके चेस्ट में पेन होता है और उसके चेस्ट में कोई प्रेशर डाल रहा है ऐसा महसूस होता है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? जिसको हम बोलने वाले एंजाइना पेक्टोरिस बोलने वाले, जिसको हम स्ट्रेंगलिंग इन द चेस्ट भी बोल सकते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस की डिफाइन क्या होगी? एंजाइना इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम। ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें मल्टीपल सिम्टम आ सकते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड ऑफ प्रेशर और पेन इन द चेस्ट। किसकी वजह से? ड्यू टू द मायोकार्डियल इस्केमिया होने की वजह से। मायोकार्डियल इस्केमिया होने की वजह से हमारे चेस्ट में पेन होता है, हमारे चेस्ट में कोई प्रेशर डाल रहा है ऐसा महसूस होता है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? एंजाइना पेक्टोरिस बोलने वाले हैं। ये मायोकार्डियल इस्केमिया किस वजह से डेवलप होता है? तो हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से हमारे मायोकार्डियल टिश्यू में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होता है?
एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप होता है। हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो किस वजह से डिक्रीज होता है? तो हमारी कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है और हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने की वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा और एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप होता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस किस वजह से डेवलप हुआ? मायोकार्डियल इस्केमिया होने की वजह से डेवलप होता है। मायोकार्डियल इस्केमिया कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि हमारे मायोकार्डियल टिश्यू में ऑक्सीजन की मात्रा डिक्रीज होने की वजह से। अब इसको हम हार्ट अटैक क्यों नहीं बोल सकते? तो हार्ट अटैक में और एंजाइना पेक्टोरिस में डिफरेंट क्या होता है? तो हार्ट अटैक में क्या होता है, ये पूरी कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाती है और ये मायोकार्डियल टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलने वाले हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलने वाले। लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस में क्या हो रहा है? एंजाइना पेक्टोरिस में ब्लड तो जा रहा है, कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है, उसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन तो मिल रहा है लेकिन नॉर्मल मात्रा में कम मिल रहा है, जिसकी वजह से जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलने वाले। तो ये हमारी एंजाइना पेक्टोरिस की डिफाइन हो गई। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ द एंजाइना, जिसमें हम फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्टेबल एंजाइना। अब ये स्टेबल एंजाइना किस वजह से डेवलप हो सकता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर है और ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है जो हमारे हार्ट के वॉल को ब्लड सप्लाई करती है और हमारा हार्ट नॉर्मल मात्रा में पंप करता है। अब इस कोरोनरी आर्टरी में फैट जमा हो जाता है। ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने की वजह से एक कोरोनरी आर्टरी के इनर मोस्ट लेयर में क्या होता है? फैट जमा हो जाता है। ये फैट जमा हो जाता है जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? ये फैट जमा होता है जिसको हम बोलने वाले हैं एथेरोस्क्लेरोसिस बोलने वाले। क्या बोलने वाले हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस बोलने वाले हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ द फैट इन इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी। आर्टरी के इनर मोस्ट लेयर में फैट जमा हो जाएगा जिसको हम क्या बोलने वाले? एथेरोस्क्लेरोसिस बोलने वाले, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाएगी और ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। ये ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से हमारे मायोकार्डियल टिश्यू को और हमारे मायोकार्डियल वॉल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और एंजाइना डेवलप होगा, जिस एंजाइना को हम बोलने वाले हैं स्टेबल एंजाइना। तो स्टेबल एंजाइना कैसे डेवलप होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाएगी और ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीजन की मात्रा डिक्रीज होने की वजह से एंजाइना डेवलप होगा, जिसको हम क्या बोलने वाले? स्टेबल एंजाइना बोलने वाले। तो स्टेबल एंजाइना कैसे डेवलप होता है? इट इज ए क्रॉनिक नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। क्रॉनिक का मीनिंग क्या होता है? ये फैट एक दिन में जमा नहीं होता है, ये फैट लॉन्ग टाइम में जमा होता है। ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने की वजह से, लॉन्ग टाइम से ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने की वजह से एक कोरोनरी आर्टरी के इनर मोस्ट लेयर में फैट जमा हो जाएगा, जिसको हम क्रॉनिक बोलने वाले हैं। मीन्स ये धीरे धीरे फैट जमा होता है। तो इट इज ए क्रॉनिक नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाएगी और एंजाइना डेवलप होगा, जिसको हम स्टेबल एंजाइना बोलने वाले हैं। अब किसी भी पर्सन में स्टेबल एंजाइना डेवलप हुआ है तो उसको चेस्ट पेन कैसा होता है? तो उस इंसान को पता होता है कि मुझे चेस्ट पेन कब हो रहा है। जब वो पर्सन डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएगा तो डॉक्टर को बताएगा कि सर मुझे इस टाइम में चेस्ट पेन होता है। मीन्स उस पर्सन को पता होता है कि मुझे चेस्ट पेन कब होता है। तो स्टेबल एंजाइना में चेस्ट पेन कब होता है? तो एक्सरसाइज के दौरान और फिजिकल एक्टिविटी के दौरान होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे हार्ट को ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है और हमारा हार्ट ज़्यादा पंपिंग करता है। अब इधर तो कोरोनरी आर्टरी नैरो होके रखा है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो तो पहले से डिक्रीज है, जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन होता है। तो एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी के दौरान चेस्ट पेन हो सकता है स्टेबल एंजाइना में। उसके बाद कोल्ड एटमॉस्फेयर में चेस्ट पेन हो सकता है। हम कोल्ड एटमॉस्फेयर में जाएंगे, वहाँ पे क्या होता है? हवा पतली होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से एंजाइना डेवलप हो सकता है। उसके बाद इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, कोई भी पर्सन इमोशनल स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी ऐसे सेवियर स्पाज्म करती है, ऐसे चिपकने लगती है, जिसकी वजह से स्टेबल एंजाइना डेवलप होता है। लार्ज मील और हैवी मील के दौरान भी क्या हो सकता है?
स्टेबल एंजाइना डेवलप हो सकता है। हम जब खाना खाएंगे और पेट भर के खाना खा लेते हैं, भारी खाना खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जीआईटी की ब्लड वेसल्स डायलेट होगी और ब्लड फ्लो उधर ज़्यादा होता है और हमारी कोरोनरी आर्टरी कॉन्स्ट्रक्ट करती है, जिसमें पहले से तो एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है और ज़्यादा खाने खाने की वजह से हमें चेस्ट पेन हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी कॉन्स्ट्रक्ट करेगी और ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा और क्या होगा, स्टेबल एंजाइना डेवलप होता है। अब ये स्टेबल एंजाइना वाला पेशेंट जब डेवलप होता है स्टेबल एंजाइना, तो जब वो रेस्ट करेगा, जब वो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट लेता है, तब पेशेंट को चेस्ट पेन क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो चेस्ट पेन रिलीवेड बाय द रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन, रेस्ट करेगा जिसकी वजह से हार्ट नॉर्मल पंप करेगा और पेन ठीक हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, एक टैबलेट है जिसकी वजह से ये नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है। अब नाइट्रोग्लिसरीन लेने की वजह से कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, डायलेट हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी डायलेट हो जाती है। तो नाइट्रोग्लिसरीन का काम होता है वेसो डायलेशन करना, और वेसो डायलेशन करेंगे एक कोरोनरी आर्टरी वेसो डायलेट हो जाएगी और ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा और पेन रिलीव हो जाता है, पेन बंद होता है। तो उस एंजाइना को हम क्या बोलने वाले हैं, स्टेबल एंजाइना बोलने वाले। इस स्टेबल एंजाइना का पेन का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, तो पेन का टाइम ड्यूरेशन होता है लेस देन 5 मिनट, लेस देन 5 मिनट तक पेन हो सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया जिसका नाम है स्टेबल एंजाइना। अब हम सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अनस्टेबल एंजाइना। तो अनस्टेबल एंजाइना कैसे डेवलप होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर है और एक कोरोनरी आर्टरी की स्ट्रक्चर है। कोरोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, हमारे हार्ट की वॉल में ब्लड सप्लाई करती है और हमारा हार्ट नॉर्मल मात्रा में पंप करता है। अब इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन बन जाता है। एक कोरोनरी आर्टरी के इनर मोस्ट लेयर में एक थ्रोम्बस फॉर्मेशन बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। हमारी कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। अब ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से हमारे मायोकार्डियल टिश्यू में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से एंजाइना डेवलप होता है, जिसको हम क्या बोलने वाले, अनस्टेबल एंजाइना बोलने वाले। तो अनस्टेबल एंजाइना कैसे डेवलप होता है, अनस्टेबल एंजाइना इज ए कॉजेज बाय फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट इन कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होने की वजह से एंजाइना डेवलप होगा, जिसको हम अनस्टेबल एंजाइना बोलने वाले हैं। अब ये अनस्टेबल एंजाइना में चेस्ट पेन कैसा होता है, तो अनस्टेबल एंजाइना में चेस्ट पेन अनप्रेडिक्टेबल होता है। मीन्स कोई भी इंसान को अनस्टेबल एंजाइना होगा तो उसको एनी टाइम कभी भी उसको चेस्ट पेन हो सकता है। स्टेबल एंजाइना में क्या होता था, उसको पता होता है कि उसको चेस्ट पेन कब होता है, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, इंसान को कभी भी पेन हो सकता है। इंसान को उठते बैठते जागते सोते कभी भी पेन हो सकता है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, अनस्टेबल एंजाइना बोलने वाले हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, देयर इज नॉट ए प्रेडिक्टेबल पैटर्न ऑफ द पेन, पैटर्न ऑफ द चेस्ट पेन। चेस्ट पेन अनप्रेडिक्टेबल होता है। अब चेस्ट पेन अकर एट एनी टाइम, कभी भी चेस्ट पेन हो सकता है। अब ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन कैसे बनता है, तो हमारी कोरोनरी आर्टरी में हमने स्टेबल एंजाइना में पढ़ा था कि कोरोनरी आर्टरी के इनर मोस्ट लेयर में फैट जमा होता है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये फैट जमा होता है और हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या होते हैं, प्लेटलेट होते हैं। क्या होता है, ब्लड के अंदर होते हैं प्लेटलेट। और प्लेटलेट का काम क्या होता है, तो हमारी बॉडी में किसी भी जगह इंजरी होती है तो उधर, और ब्लडिंग हो रहा है तो उधर आके प्लेटलेट जमा हो जाते हैं और ब्लडिंग स्टॉप करा देते हैं। तो अब किसी भी वजह से क्या होता है, इधर से फैट डिटैच्ड हो जाता है। क्या होता है, फैट इधर से टूट जाता है। और प्लेटलेट को कैसा लगेगा, प्लेटलेट को ऐसा लगेगा कि हमारी कोरोनरी आर्टरी में डैमेज हुआ है, तो इधर प्लेटलेट आके चिपकना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट प्लेक फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा प्लेटलेट प्लेक फॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन बना देते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, जिसकी वजह से अनस्टेबल एंजाइना डेवलप होता है। तो अनस्टेबल के एंजाइना कैसे डेवलप हुआ, हमारी कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने की वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा और एंजाइना डेवलप होगा, जिसको हम अनस्टेबल एंजाइना बोलने वाले हैं। अभी अनस्टेबल एंजाइना
किसकी वजह से डेवलप हुआ? इट अकर ड्यू टू द रप्चर ऑफ द एथेरोमा इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी। हमारा फैट होता है जो रप्चर होने की वजह से प्लेटलेट जमा हो जाएंगे और अनस्टेबल एंजाइना डेवलप होता है। अब ये पूरा कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज करेगा तो क्या हो जाएगा? मायोकार्डियल इंफेक्शन या हार्ट अटैक डेवलप हो सकता है। इसलिए अनस्टेबल एंजाइना को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज ए वेरी डेंजरस कंडीशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इंसान की जान भी जा सकती है। क्योंकि अनस्टेबल एंजाइना के बाद हार्ट अटैक आ सकता है। क्यों हार्ट अटैक आ सकता है? कि ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन पूरा बन जाएगा और कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज करेगा और हार्ट अटैक आ सकता है। अब हम थर्ड वन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वेरिएंट एंजाइना, जिसको हम वेसोस्पास्टिक एंजाइना भी बोल सकते हैं और जिसको हम प्रीज मेटल एंजाइना भी बोल सकते हैं। तो ये वेसोस्पास्टिक एंजाइना, प्रीज मेटल एंजाइना किस वजह से डेवलप होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है। अब कोई भी इंसान क्या होता है? स्ट्रेस लेता है, इमोशनल स्ट्रेस लेता है, टेंशन लेता है, डिप्रेशन लेता है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी ऐसे सेवियर स्पाज्म करती है। क्या करती है? ऐसे कोरोनरी आर्टरी सेवियर स्पाज्म करती हैं, ऐसे चिपकती है, मीन सेवियर स्पाज्म करती है। किस वजह से स्पाज्म करती है? तो हमारी कोरोनरी आर्टरी के इनर मोस्ट लेयर में प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड केमिकल मीडिएटर होते हैं जो हमारी कोरोनरी आर्टरी को स्पाज्म होने से बचाते हैं। अब कोई भी इंसान टेंशन लेगा, स्ट्रेस लेगा, जिसकी वजह से एक केमिकल मीडिएटर निकलना बंद हो जाते हैं और कोरोनरी आर्टरी सीवियर स्पाज्म करती है और ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। और ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से एंजाइना डेवलप होगा, जिसको हम वेरिएंट एंजाइना बोलने वाले, वेसोस्पास्टिक एंजाइना या प्रीज मेटल एंजाइना बोल सकते हैं। तो ये चेस्ट पेन अकर ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म किसकी वजह से हो सकता है? इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। तो इमोशनल स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन होने की वजह से क्या हो सकता है? एंजाइना डेवलप हो सकता है। किसी भी इंसान में इमोशनल स्ट्रेस लेने की वजह से उसके चेस्ट में पेन हो सकता है। किस वजह से हो सकता है? कोरोनरी आर्टरी सेवियर स्पाज्म करती है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीजन की मात्रा हमारे मायोकार्डियल टिश्यू में कम पहुंचेगी और एंजाइना डेवलप होगा, जिसको हम वेरिएंट एंजाइना या वेसोस्पास्टिक एंजाइना बोल सकते हैं। अब हम फोर्थ वन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साइलेंट एंजाइना। तो साइलेंट एंजाइना किस वजह से डेवलप हो सकता है? इस एंजाइना का हमने साइलेंट एंजाइना क्यों नाम दिया? तो बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो हर साल अपना बॉडी चेकअप करवाते हैं। अब वो बॉडी चेकअप करवाने जाते हैं, डॉक्टर उसका ईसीजी रिपोर्ट कराते हैं और उस ईसीजी से पता चलता है कि उसके हार्ट में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है और ऑक्सीजन की मात्रा मायोकार्डियल टिश्यू में कम पहुंच रही है। तो ईसीजी से पता चलता है कि उसको एंजाइना डेवलप हुआ है। इसलिए इस एंजाइना को हम बोलने वाले हैं साइलेंट एंजाइना, क्योंकि उस पर्सन को पता नहीं होता है, उस पर्सन को कोई भी सिम्टम नहीं होते, उसको पता कैसे चलेगा? ईसीजी, डॉक्टर जब ईसीजी कराएंगे और ईसीजी चेक करेंगे उसके बाद पता चलता है कि उसको एंजाइना है। उस एंजाइना को हम साइलेंट एंजाइना बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले? साइलेंट एंजाइना बोलने वाले। तो द क्लिनिकल रिपोर्ट ईसीजी शो द साइन ऑफ द इस्केमिया, हमारे हार्ट में ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंच रही है, वो ईसीजी से पता चलता है। बट द सिम्टम ऑफ द चेस्ट पेन डज नॉट अकर, उसको कोई भी सिम्टम नहीं होंगे, चेस्ट पेन भी नहीं होगा, लेकिन ईसीजी से पता चलेगा। इसलिए इस एंजाइना को हमने क्या नाम दिया? साइलेंट एंजाइना नाम दिया। मोस्ट कॉमन साइलेंट एंजाइना किस में डेवलप होता है? तो मोस्ट कॉमन साइलेंट एंजाइना डेवलप होता है डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट में होता है, क्योंकि डायबिटीज लॉन्ग टाइम तक ज़्यादा शुगर लेवल इंक्रीज रहने की वजह से हमारे न्यूरोपैथी डेवलप होती है। उसकी वजह से क्या होता है? हमें पता नहीं चलता है, साइलेंट एंजाइना डेवलप हो सकता है। तो ये हमारा फोर्थ टाइप हो गया जिसका नाम है साइलेंट एंजाइना। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज और रिस्क फैक्टर ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस किस वजह से डेवलप हो सकता है, उसके कॉजेज क्या होंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा रिस्क मेल और फीमेल में किसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है? तो मेल के अंदर होता है। तो मेल में भी कौन सी एज में होता है? तो मोर देन 45 ईयर एज होती है, उसके बाद एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ग्रेटर रिस्क होता है मेल के अंदर 45 से अबव एज होती है तब, और फीमेल के अंदर 55 से ज़्यादा एज होती है, उसके बाद एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
है। अब मोस्ट कॉमन किस वजह से एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप होता है, तो मोस्ट कॉमन होता है एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से। ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, तो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर इनर मोस्ट लेयर में ये फैट जमा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलने वाले हैं। तो डिपोजिशन ऑफ द फैट इन इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी, जिसकी वजह से एंजाइना डेवलप हो सकता है। तो हमारी कोरोनरी आर्टरी में, ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, एक कोरोनरी आर्टरी में फैट जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाएगी, और ये मायोकार्डियल टिश्यू में, हमारी ये मायोकार्डियल वॉल में ऑक्सीजन की मात्रा डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से और एंजाइना डेवलप होगा। तो एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से भी एंजाइना डेवलप हो सकता है। उसके बाद स्मोकिंग और डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है। ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरी की इनर मोस्ट लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है। डायबिटीज़ की वजह से भी आर्टरी की इनर मोस्ट लेयर डैमेज हो जाती है और एंजाइना डेवलप हो सकता है। ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने की वजह से पर्सन ओबेज हो जाता है, मोटापा हो जाता है, और कोरोनरी आर्टरी के इनर मोस्ट लेयर में फैट जमा होता है और एंजाइना डेवलप हो सकता है। अब हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से भी एंजाइना डेवलप हो सकता है। लॉन्ग टाइम तक क्रोनिक हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, जिसकी वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरी की इनर मोस्ट लेयर डैमेज हो जाएगी और कोरोनरी आर्टरी सीवियर स्पाज्म करने लग जाएगी और एंजाइना डेवलप हो सकता है। उसके बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी एंजाइना डेवलप हो सकता है। बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो पूरा दिन बैठे रहते हैं, खाना खाते हैं, बैठे रहते हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, योगा मेडिटेशन नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको एंजाइना डेवलप हो सकता है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से एंजाइना डेवलप हो सकता है। अब इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। कोई भी पर्सन इमोशनल स्ट्रेस लेगा तो उस जिसकी वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर केमिकल्स मीडिएटर निकलना बंद हो जाता है और हमारी कोरोनरी आर्टरी सीवियर स्पाज्म करने लगती है। तो इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप हो सकता है। अब फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक फैक्टर से भी हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक फैक्टर से भी हो सकता है। किसी भी फैमिली मेंबर में उसके फादर में हार्ट अटैक, उसके फादर में एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप हुआ है, तो उसके चिल्ड्रन जब बड़ा होगा तो उसको भी एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप हो सकता है, क्योंकि डिफेक्टिव जीन फादर में से चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक फैक्टर से भी एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप हो सकता है। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी में किसी भी वजह से ब्लॉकेड होने की वजह से हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने की वजह से भी एंजाइना डेवलप हो सकता है। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी सीवियर स्पाज्म करेगी तो भी हो सकता है। तो हमारे एंजाइना पेक्टोरिस किस वजह से डेवलप हो सकता है, उसके कॉजेज और ये रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस किस वजह से डेवलप हो सकता है, हमने आगे कॉजेज और रिस्क फैक्टर पढ़े। उस कॉजेज की वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, या हमारी कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, फैट जमा हो जाता है, या हमारी कोरोनरी आर्टरी ऐसे सेवियर स्पाज्म करने लगती है, जिसकी वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाएगी, या हमारी कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाएगी और हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। अब ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, डिक्रीज ब्लड फ्लो इन कोरोनरी आर्टरी, हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे मायोकार्डियल टिश्यू में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई इन मायोकार्डियम, और मायोकार्डियल टिश्यू में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम हो जाएगी। तो डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई और इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी और ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इंसान में क्या होता है, पर्सन्स में चेस्ट पेन होता है, चेस्ट में भारीपन महसूस होता है, चेस्ट में कोई प्रेशर डाल रहा है, ऐसी फीलिंग आती है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलने वाले हैं। तो हमारी होती है एंजाइना पेक्टोरिस की पैथोफिजियोलॉजी। अब हम पढ़ने वाले हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस। किसी भी पर्सन में एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप हुआ है तो उसमें साइन एंड सिम्टम कौन कौन से आ सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं।
तो उस पर्सन में एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप हुआ है तो उसमें मोस्ट कॉमन साइन कौन सा होगा? चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन कहाँ पर होता है? उसके छाती में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है। और वो चेस्ट पेन कहाँ पर होता है? तो ये हमारी स्टर्नम बोन होती है, ये स्टर्नम बोन के जस्ट पीछे स्लाइटली लेफ्ट साइड में पेन होता है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? रेट्रोस्टर्नल या सब स्टर्नल बोलने वाले हैं। तो चेस्ट पेन की लोकेशन कहाँ पर हो गई? रेट्रोस्टर्नल या सब स्टर्नल। अब वो पेन का नेचर कैसा होता है? वो पर्सन्स में, जिस पर्सन्स में एंजाइना डेवलप हुआ है उस पर्सन्स में पेन का नेचर कैसा होगा? तो उसके चेस्ट में हैवीनेस फीलिंग होती है, उसके चेस्ट में भारीपन महसूस होता है, उसके चेस्ट में कोई आगे से कोई प्रेशर डाल रहा है ऐसा होता है, या उसके चेस्ट में क्या होता है? उसका हार्ट कोई क्रश कर रहा है ऐसी फीलिंग आती है। तो उस पर्सन में हम क्या बोल सकते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप हो सकता है। अब वो पेन रेडिएट होके कहाँ कहाँ जा सकता है? तो वो पेन रेडिएट होके हमारे गले तक आ सकता है, वो पेन रेडिएट होके हमारे शोल्डर तक भी आ सकता है, वो पेन रेडिएट होके हमारे लेफ्ट हैंड तक भी आ सकता है, वो पेन रेडिएट होके हमें बैक पेन भी हो सकता है, इवन टीथ में भी पेन हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलने वाले? एंजाइना पेक्टोरिस बोल सकते हैं। अब वो पेन का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? तो 1 to 15 मिनट तक वो पेन हो सकता है। दूसरे हम साइन एंड सिम्टम देखें तो उस पर्सन में पाल्पिटेशन भी हो सकता है। पाल्पिटेशन क्या होता है? तो उस पर्सन में जब एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप होता है तो उसके खुद के हार्ट रेट उसको खुद सुनाई देते हैं, ऐसे टक 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 टक, ऐसे खुद के हार्ट रेट उसको खुद सुनाई देंगे, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? पाल्पिटेशन बोलने वाले हैं। उस पर्सन में स्वेटिंग भी डेवलप होगा, उस पर्सन की बॉडी पूरा पसीना पसीना हो जाएगी, स्वेटिंग डेवलप होगा। उस पर्सन में नूजिया और वॉमिटिंग भी डेवलप हो सकती है। उस पर्सन में नूजिया और वॉमिटिंग होगी, उसके बाद उस पर्सन में हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, जिसको हम बोलने वाले हैं टेकीकार्डिया। तो टेकीकार्डिया भी डेवलप हो सकता है, उसके हार्ट में बर्न भी हो सकता है, हार्ट बर्न भी हो सकता है, और डिस्निया भी डेवलप हो सकता है। डिस्निया क्या होता है? उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग डेवलप हो सकती है, और टेकेपनिया भी डेवलप हो सकता है। टेकेपनिया भी हो सकता है। टेकेपनिया का मीनिंग क्या होता है? नॉर्मल पर्सन 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता है, लेकिन वो जब एंजाइना डेवलप होगा तो 1 मिनट में 25 से 30 बार सांस लेगा, उसके रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? टेकेपनिया बोलने वाले हैं। तो हमारे साइन एंड सिम्टम होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के। अब हम पढ़ने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस। किसी भी पर्सन में एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप हुआ है तो उसका डायग्नोसिस कैसे करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी पेशेंट आएगा एंजाइना पेक्टोरिस वाला, वो हॉस्पिटल में आएगा तो पेशेंट की फर्स्ट वन क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री क्या है, पहले उसके फादर में या उसके ग्रैंडफादर में कोई हार्ट अटैक आया है या नहीं, या कोई कोरोनरी आर्टरी डिजॉर्डर है या नहीं, ऐसे पेशेंट से फैमिली हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। पेशेंट कोई स्मोकर है या नहीं, पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पेशेंट की प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ऐसे पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। उसके बाद पेशेंट क्या क्या करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे, पेशेंट का पल्स रेट चेक करते हैं, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कितना है वो चेक करते हैं। ऐसे हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद क्या कराते हैं? एक रिपोर्ट कराते हैं जिसका नाम है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराते हैं जिसमें हमारी कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है या नहीं, या हमारे मायोकार्डियल टिश्यू में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है या नहीं, वो हमें ईसीजी से पता लग सकता है। उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी भी कर सकते हैं, जिससे हमारा हार्ट कितनी परसेंट काम करता है, हमारे हार्ट में डायलेट हुआ है या नहीं वो हमें पता लग सकता है। उसके बाद कोरोनरी एंजियोग्राफी भी करा सकते हैं। एंजियोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? तो एंजियो का मीनिंग होता है ब्लड वेसल्स, और ग्राफी का मीनिंग होता है विजुअलाइजेशन। हमारी ब्लड वेसल्स में विजुअलाइजेशन करना, हमारी ब्लड वेसल्स को विजुअलाइजेशन करके हमारी कोरोनरी आर्टरी में कितने परसेंट ब्लॉकेज है वो देखने के लिए एंजियोग्राफी भी करा सकते हैं। उसके बाद ट्रेडमिल टेस्ट भी करा सकते हैं। ये ट्रेडमिल टेस्ट एक मशीन होती है जिसमें पेशेंट के चेस्ट में ईसीजी लीड लगाते हैं, और उस मशीन पे पेशेंट को वॉकिंग करवाते हैं, उस मशीन पे पेशेंट को चलवाते हैं। उस वॉकिंग के दौरान उस पेशेंट का ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं और चेक करते हैं कि उसके हार्ट में एंजाइना डेवलप हुआ है या नहीं।
तो उसको हम टीएमटी भी बोल सकते हैं। तो ट्रेडमिल टेस्ट भी करा सकते हैं। उसके बाद हॉल्टर मॉनिटरिंग भी करा सकते हैं। हॉल्टर मॉनिटरिंग क्या होता है? तो एक मशीन होती है जो पेशेंट के चेस्ट में, एक पेशेंट को चेस्ट पे लगाते हैं और वो मशीन क्या करती है, 2 दिन या 1 दिन 24 आवर तक वो पेशेंट के इसी हार्ट के ईसीजी को रिकॉर्ड करती है और वो ईसीजी चेक करते हैं। जब पेशेंट को पेन होता है वो टाइम बताता है पेशेंट की, मुझे इस टाइम पेन हुआ था, तो उस टाइम की ईसीजी चेक करते हैं और उस ईसीजी से पता लग सकता है कि पेशेंट को एंजाइना डेवलप हुआ है या नहीं। उसके बाद ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में ट्रोपोनिन भी करा सकते हैं। ट्रोपोनिन एक प्रोटीन होता है जो हमारे हार्ट की मसल्स में होता है। जब हमारी हार्ट की मसल्स डैमेज होती है या हमारी हार्ट की मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन प्रोटीन होता है जो रिलीज होता है हमारे ब्लड के अंदर। तो ट्रोपोनिन पॉजिटिव मिले हमें तो क्या हो सकता है, हार्ट अटैक या एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। उसके बाद सीकेएमबी भी हो सकता है, क्रिएटिनिन काइनेज मायोग्लोबिन बाइंडिंग एक एंजाइम होता है जो हमारे हार्ट की मसल्स में पाया जाता है। तो ये भी पॉजिटिव हमको देखने को मिल सकता है। मायोग्लोबिन भी देखने को मिल सकता है। हमारे ब्लड के अंदर लिपिड प्रोफाइल भी करा सकते हैं। हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है ये रूटीनली इन्वेस्टिगेशन है। लिपिड जिसके पर्टिकुलर कोई रीज़न नहीं है कि एंजाइना पेक्टोरिस है, लेकिन लिपिड प्रोफाइल भी करा सकते हैं। हमारे हार्ट में इन्फ्लामेशन है या नहीं वो चेक करने के लिए सीबीसी भी कराते हैं। सीबीसी और सीआरपी कराते हैं जिसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा इंक्रीज देखने को मिलती है और सीआरपी में सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है जो हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। उसके बाद ब्लड शुगर भी चेक करा सकते हैं जिसमें पेशेंट में डायबिटीज है या नहीं वो भी हम देख सकते हैं। तो हमारा होता है डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से रिपोर्ट करा सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एंजाइना पेक्टोरिस की मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। कोई भी पेशेंट आएगा एंजाइना पेक्टोरिस वाला तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी पेशेंट आएगा हॉस्पिटल में तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल कम है, तो पेशेंट को क्या करेंगे, फर्स्ट वन ऑक्सीजन थेरापी देंगे। क्या करेंगे, पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद पेशेंट को क्या करेंगे, वेसोडाइलेटर ड्रग देते हैं। क्या करते हैं, वेसोडाइलेटर ड्रग देते हैं। ये हमारी नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी होती है, ये नैरो कोरोनरी आर्टरी होती है। अभी इस कोरोनरी आर्टरी में वेसोडाइलेटर ड्रग देने की वजह से एक कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है और ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा। इसलिए पेशेंट को क्या करते हैं, कोरोनरी वेसोडाइलेटर ड्रग देते हैं। कौन सी होती है, नाइट्रोग्लिसरीन होती है जो हमारी कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करती है और ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद पेशेंट को क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर कर देते हैं। बीटा ब्लॉकर क्या करती है, जो हमारे हार्ट के अंदर बीटा रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉकेज करती है और हमारा हार्ट नॉर्मल पंप करता है। ज़्यादा पंप करेगा लेकिन बीटा ब्लॉकर देने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है और हार्ट नॉर्मल पंप करता है। तो उसमें प्रोपेनॉल आती है, एटेनोलॉल आती है और मेट्रोप्रोलॉल आती है। तो ये बीटा ब्लॉकर ड्रग होती है जो दे सकते हैं एंजाइना पेक्टोरिस में। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं। जो हमारे हार्ट के मसल्स में कैल्शियम चैनल होते हैं उनको ब्लॉक करने वाली दवाई होती है जिसको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलने वाले हैं, जिसमें एम्लोडिपाइन और निफेडिपाइन होती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती है। हमारे कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके ब्लड प्रेशर को कम करेगी और हमारा हार्ट ज़्यादा पंप करता है तो उसको नॉर्मल कंडीशन में लाती है। तो कैल्शियम चैनल भी दे सकते हैं। उसके बाद पेशेंट में क्या दे सकते हैं, एंटी प्लेटलेट देना है। पेशेंट को क्या देना है, एंटी प्लेटलेट देना है। एंटी प्लेटलेट का मीनिंग क्या होता है, तो हमने आगे पढ़ा था कि हमारे कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस फॉर्मेशन कैसे बना था, ज़्यादा प्लेटलेट का एग्रीगेशन प्लेक फॉर्मेशन होने की वजह से, प्लेटलेट का प्लेक फॉर्मेशन होने की वजह से बहुत सारे प्लेटलेट इकट्ठा हो जाते हैं और प्लेक फॉर्मेशन बना देते हैं। तो पेशेंट को हम क्या देंगे, एंटी प्लेटलेट देंगे। तो इस प्लेक फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी ड्रग देते हैं, एंटी प्लेटलेट या एंटी कोएगुलेशन ड्रग देते हैं। उसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, एस्पिरिन आती है, हिपेरिन आती है और क्लोपिडोग्रेल आती है, जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट को क्या करेगी, प्लेटलेट को बाइंड होने से कम करेगी। और क्या वो एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है जो हमारे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने को प्रिवेंट करती है, जिसकी वजह से एंटी प्लेटलेट और एंटी कोएगुलेशन ड्रग हम दे सकते हैं। तो जिसमें कौन कौन सी आती है, एस्पिरिन, हिपेरिन और क्लोपिडोग्रेल आती है। उसके बाद हम किसी भी पर्सन में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट भी दे सकते हैं।
कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा भी दे सकते हैं, जिसमें स्टेटिन आती है, नियासिन आती है। जो हमारे कोरोनरी आर्टरी में फैट जमा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल है, जिसको कम करने वाली दवाई होती है जो हम दे सकते हैं। तो ये हमारे रूटीनली मेडिकल मैनेजमेंट है एंजाइना पेक्टोरिस का। इधर हमारा एंजाइना पेक्टोरिस का लेक्चर इधर फिनिश होता है।